हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उपाध्याय लर्निंग कंसेप्ट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी परसेंटेज की सीरीज चल रही है। इसमें मैंने 6 पार्ट बिल्कुल कंसेप्ट सहित बताए थे और जो लास्ट पार्ट मैंने कराया था इससे पहले वाला पार्ट, उसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज भी मैं परसेंटेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, खैर बिना देरी किए हुए मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं आज का पहला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को बिना देरी किए हुए। किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में और 60% छात्र इतिहास में पास हुए। तो सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में 65% पास हुए हैं और हिस्ट्री में 60% पास हुए हैं। 40% पास हुए हैं, दोनों में कॉमन है, बोथ, ठीक है। और ये सब कुछ किसके लिए है? ये सब कुछ पास के लिए ही तो है। सब पास हुए हैं, फेल की बात ही नहीं हो रही है अभी तो, ठीक है। तो कुल छात्रों की संख्या क्या है जब 90 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। तो अब आप एक बात देखो कि पास कितने हुए। तो आपको क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में, जब इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पास फेल वाले कराए थे, तो आपसे मैंने डिस्कस किया था कि भाई आप ऐसा कर सकते हैं कि जो अलग अलग सब्जेक्ट की वैल्यू है उन्हें ऐड कर दें और जो कॉमन वैल्यू है उसे सब्ट्रैक्ट कर दें। आपका आंसर उस रेस्पेक्ट में आएगा जो पूछ रहा है। यानी दोनों को मैंने किया और फिर 40 को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे पता चल जाएगा कि दोनों में पास कितने हुए हैं, ठीक है। फेल के लिए मुझे क्या करना होगा? फिर फेल के लिए 100 में से घटा के फेल निकालना पड़ेगा कि दोनों विषयों में कितने फेल हुए। तो भाई पास देख लेते हैं। तो आप क्या करोगे? 65 प्लस के 60 माइनस के 40। तो आप देखोगे कि 85% स्टूडेंट पास हुए हैं। 85 स्टूडेंट पास हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट को मिला करके, ठीक है। फेल कितने हुए होंगे? फिर फेल हुए हैं 15%। अब वो बता रहा है कि जो फेल हुए हैं वो 90 हैं, यानी इस 15% की वैल्यू 90 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। 100% का मतलब क्या होगा? आपको जो वैल्यू दे रखी है उससे डिवाइड करके आप 1% की वैल्यू निकालें। यानी आपको वैल्यू गिवन थी 15% की, तो इससे डिवाइड किया 1% की वैल्यू आ गई और 100 से गुणा किया तो अब आपको ये 100% की वैल्यू आ गई। तो जो विद्यार्थी थे वो 600 थे टोटल, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आई। चलिए, अब इसके बाद में अगर आप इसको चाहो तो डायग्राम के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने इस तरीके से बना दिया, ठीक है, अलग अलग विषय के लिए। ये एसएस के लिए बना दिया और ये हिस्ट्री के लिए बना दिया, ठीक है। तो भाई एसएस में जो पास हुए हैं वो 65% हुए हैं, तो मैंने एसएस के 65% लिख लिए और हिस्ट्री के मैंने 60% लिख लिए, जबकि 40 दोनों में कॉमन है। एसएस में टोटल मिला करके, यानी सामाजिक विज्ञान में टोटल मिला करके आप देखोगे तो 65% है, जबकि 40 में भर चुका हूँ। 40 इस दायरे में आ रहा है ना, तो 25 और भरना है, तभी तो 65 होगा। अब हिस्ट्री में 60 हैं टोटल जो पास हुए हैं, 40 में ऑलरेडी भर चुका हूँ, तो कितना आएगा? 20। अब इतने लोग किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो कितने पास हो गए? 40 20 60 और 15 25 85। 85% पास हुए हैं किसी न किसी सब्जेक्ट में। फेल कितने हुए होंगे? क्योंकि 100% होते हैं 100, तो 15% फेल हुए हैं। जबकि वो बता रहा है कि जो फेल हुए हैं दोनों विषयों में उनकी वैल्यू 90 के बराबर है। तो आप इसे 90 के बराबर रखेंगे। 100% की वैल्यू 90 में 15 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, 600 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इसे, ठीक है। नोट हो गया होगा ना? नोट हुआ करे तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक है। आसानी से आराम से उन्हें नोट कर लिया करो। चलिए भाई देखो, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है आपके सामने। एक शहर की 90% जनसंख्या के पास में मोटर कार है और 15% के पास में मोटरसाइकिल है। तो जो कार है वो 90% लोगों के पास में है और बाइक की मैं बात करता हूँ तो ये 15% लोगों के पास में है, ठीक है।
सबके पास में कम से कम एक या दोनों हैं, या तो किसी के पास बाइक है या किसी के पास कार है, और ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास दोनों हों। ठीक है, तो कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, ये आपसे पूछ रहा है। तो भाई सिंपल सी बात ये है, देखो जब आप कार का और बाइक का देखते हो तो टोटल मिलाकर के कितना आ रहा है, ये 105%। ठीक है, 105% आ गया। अब 105% का मतलब है कि 5% के पास में ये कॉमन आ रहा है, 100% से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब एक से ज़्यादा वाहन वो रखते हैं। तो 5% की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये क्या है, इनके पास कार भी है और बाइक भी है, और बाइक भी है इन लोगों के पास में, 5% लोगों के पास में। अब वो ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, तो यानी यहाँ जो बेस वैल्यू है मुझे बाइक लेनी है। तो बाइक कितने लोगों के पास में है, बाइक आप देखोगे कि 15 के पास में है, 15% के पास में। और ऐसे जितने बाइक वाले हैं उनमें से कितने परसेंट के पास कार है, 5% के पास, क्योंकि 5% तो दोनों में कॉमन है। तो भाई अब आपको यही तो निकालना था कि 5% 15% का, यानी जिनके पास कार भी है और बाइक भी है वो लोग हो गए 5%। ये लोग बाइक वालों का कितना प्रतिशत है, बाइक कितने लोगों के पास थी, 15% के पास में, इंटू 100%। ये जब आप डिवाइड करोगे तो 1/3 आंसर आ जाएगा, 33 1/3%। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत अच्छे बन जाते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज करने वाले। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। एक कपड़े का पर्यवेक्षक कपड़े का 0.09% भाग त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज कर देता है। उसने 18 कपड़े खारिज कर दिए, तो उसने कितने कपड़ों का निरीक्षण किया होगा, वो ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन है। वो 0.09% को खारिज करता है, पर्यवेक्षण 0.09% को खारिज करता है, और उसने कितने कपड़े खारिज किए हैं, 18 कपड़े खारिज किए हैं। तो इसका मतलब 0.09% की वैल्यू 18% के बराबर होगी। तो आप इसे 18% के बराबर रख दो। 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 100% के लिए आप पहले 1% की वैल्यू निकाल दो, या सीधे सीधे आप 100% की वैल्यू निकाल दो। आपको भी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था और पिछली स्लाइड्स में भी डिस्कस करता आ रहा हूँ कि जो वैल्यू गिवन होती है उससे डिवाइड कर देते हैं तो मुझे 1% की वैल्यू मिल जाती है, और जो मुझे चाहिए उतने से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे वो परसेंट की वैल्यू मिल जाती है। मुझे 100% चाहिए, क्योंकि उसने 100% कपड़े पर निरीक्षण किया होगा, और इसमें से 0.09 पर कपड़े क्या हो गए, खारिज कर दिए उसने त्रुटि के कारण। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो पॉइंट है इसे बढ़ाने के लिए आपने 2 0 और लगा दी, ठीक है ना। तो 9 से ये 2 बार गया, आंसर आ गया सीधे सीधे 20,000। 20,000 कपड़ों का उसने निरीक्षण किया होगा, तब जाके 0.09% 18 बैठता है। क्लियर हुई ये बात। ये इतना सा क्वेश्चन था, छोटा सा था, आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवा को उसके परीक्षा में 492 अंक प्राप्त होते हैं। यदि उसको 12 अंक और अधिक प्राप्त होते तो उसके प्राप्त अंकों का प्रतिशत 84 होता, तो वह उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने प्राप्त कर सकता है। यानी मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है, मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है। अब आप इतना छोटा सा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझोगे। देखो एनटीपीसी में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़े नहीं आते, छोटे छोटे आते हैं। अब देखो मैं लिख रहा हूँ, उसको जीवा को मिले 492 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर काश उसे 12 नंबर और मिल जाते, इसमें 12 और जोड़ दो, ये कहना चाह रहा है। तो कह रहा है तो जोड़ दिया, 504 हो गया। तो वो बताना चाह रहा है कि उसे जो 504 नंबर होते वो उसके मैक्सिमम मार्क्स के 84% होते हैं। यही तो वो कहना चाह रहा है।
हाँ 84% होते, तो 84% की जो वैल्यू है वो 504 के बराबर है, ये इतना वो शो करना चाह रहा है। तो आपको चाहिए 100%, तो 100% चाहिए, कोई बात नहीं। 504 जो वैल्यू आपको दे रखी है उसमें आप गिवन वैल्यू से डिवाइड कर दो तो 1% की वैल्यू निकल आती है। और जो चाहिए, किसी भी परीक्षा में अधिकतम अंक 100% होते हैं, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस ये आपसे कहना चाह रहा था। तो अब आप इसको जब डिवाइड करोगे तो 21 ये 4 से काट दो तो 4 से 21 बार चला जाएगा, और 4 से इसे काटोगे तो 12 चौके 48, 2 यानी 24, तो 4 छक्के 24। अब 21 छक्के 126, 6 बार चला जाएगा। अधिकतम अंक जो होंगे वो 600 हो जाएंगे परीक्षा में। इतना सा प्रश्न था। देखो इसमें अगर आपने हल्के से दिमाग से और ठंडे दिमाग से पेपर देने का प्रयास किया तो यकीन मानिए कि आपको कोई दिक्कत परीक्षा में नहीं आएगी किसी भी तरीके की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है तो संख्या का 28% उस संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम होगा। बड़ा आसान प्रश्न है। किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है। भाई सिंपल सी बात यह है कि किसी संख्या का 60% और उसी संख्या का 20%, जब आप इनका अंतर देखते हो तो ये 40% आता है। ठीक है, और ये 40% की जो वैल्यू है आपको दे रखी है 120 अधिक है, यही तो बताना चाह रहा है। यानी किसी संख्या के 60% में से उस संख्या का 20% घटा दो तो मुझे 120 मिलेगा। 40% की वैल्यू हो गई 120 और 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि उस संख्या का 28%, ध्यान से समझना, 28% और 33 1/3%। अब इनका अंतर कितना होगा ये पूछना चाह रहा है। तो आपको बता दूं कि 5 1/3% का अंतर होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 1% की वैल्यू ये है। मेरे से जो पूछ रहा है मुझे वो करना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले इसका 100% निकालो, फिर 28% निकालो और फिर 33 सही 1/3% निकालो और उनका अंतर देखो। तो ये हो गई एक बेवकूफ़ी। भाई मेरे से पूछ रहा है कि उस संख्या का 28% 33 सही 1/3% से कितना कम है। तो मुझे पता है कि 5 सही 1/3% कम है। तो बस सीधे सीधे 1% की वैल्यू यही है। तो 16/3% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 का 15 और 1 16/3 हो जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो भाई 3 में 16/3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 16। क्योंकि 1% की ये है और मैं जब 16/3% से गुणा इधर करूंगा तभी तो मुझे 16/3% की वैल्यू मिलेगी। तो मुझे इधर भी वही करना पड़ेगा। आंसर आ गया 16। तो जो उसका 28% 33 सही 1/3% से 16 कम होगा। इतना सा था ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई हटा देता हूं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? दो संख्याओं का योगफल 4000 है। एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 6 सही 2/3% के बराबर है, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो दो संख्याएं a प्लस बी मान ली, इनका जो योग है a प्लस बी मान ली और इनका योग 4000 दे रखा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या का 10% 10% ऑफ a बराबर 2/3% ऑफ b के बराबर है। ये आपसे बात कर रहा है। तो a और b का रेशियो आप निकाल सकते हो आसानी से। देखो परसेंट से परसेंट का साइन कैंसिल हो जाएगा। 10 गुणा a बराबर क्या हो जाएगा? 20/3 और b परसेंट के साइन से ये कैंसिल, तो 10 से ये 2 बार चला जाएगा। a/b, b को इसके नीचे लाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2/3। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? तो उन संख्याओं का अंतर क्या है? अब आप एक बात सोचो कि अगर a 2 है और b 3 है तो इनका जो अंतर होगा
अंतर तो होगा 1 यूनिट का। और इनका योग देखोगे तो योग देखोगे कि अगर पहली संख्या 2 है और दूसरी 3 है तो योग हो गया 5, जो कितने के बराबर है, 4000 के। तो आपको पता है यूनिटरी मेथड में हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, 5 से भाग करोगे 800 आ जाएगा। अब 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो तो 800 है, क्लियर हुई ये बात। और अंतर भी मेरा कितने यूनिट का है, 1 का, तो अंतर कितना आ जाएगा, अंतर भी 800 ही आ जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट के बराबर ही तो है अंतर। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, इस तरीके से भी इसे कर सकते हो। चलिए, अगर आपको यहाँ दिक्कत है तो फिर आप इक्वेशन बना के भी इसे सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, नोट हो गया होगा, ये समझ गए होगे आप। हटा देता हूँ। चलो भाई आगे देखते हैं। किसी संख्या का 35% मिलने के लिए उस संख्या को कितने से गुणा किया जाना चाहिए। अब देखो 35% मिलने के लिए तो 35/100 की बात कर रहा है वो। 35/100 यहां लिख लो आप। ये आपसे पूछना चाह रहा है कि कितने से गुणा करना चाहिए। भाई 35/100 का मतलब क्या है, फ्रैक्शन की मैं तो बात कर रहा है। तो 5 से ये 7 बार और 5 से ये 20 बार, 7/20 आंसर आ जाएगा। देखा कैसे घुमा के उसने केवल परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कराने का प्रयास किया है आपसे। 7/20 सही है। ए और बी के वेतनों का योग 43,000 है। ठीक है, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, जबकि बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। ए और बी का जो वेतन है वो 43,000 है। ठीक है, दूसरा आपसे कह रहा है ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी 80%, और इनकी बचत समान है। तो ए अपनी आय का कितना प्रतिशत बचा रहा होगा, ए अपनी आय का 5% बचा रहा है और बी अपनी आय का कितना बचा रहा है, 20%। ठीक है, क्योंकि 80% वो अपनी आय का खर्च कर देता है, तो बी 20% बचा रहा है। ठीक है, ए बट्टे बी जब आप करोगे तो 20/5, 4/1 आपका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू 4, अगर ए की तनख्वाह 4 है तो बी की कितनी होगी, 1 रुपये होगी। टोटल मिलाकर के इनकी कितनी बैठेगी, 5, और बता कितना रहा है, 43,000। 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे तो 43,000 डिवाइड बाई 5, तो 5 8 40, 5 6 30, 8600। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8600। वो आपसे पूछ रहा है कि ए का वेतन बताओ। ए का वेतन कितना है, ए का वेतन है 4 यूनिट। रेशियो का ध्यान दें, ए का वेतन है 4 यूनिट, तो ए की जो वेतन हो जाएगा 4 गुणा 8600। 6 चौके 24 का 4 2, 8 चौके 32 और 2 34, 34,400 रुपये हो जाएगा ए का वेतन। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आई बात? तो आसानी से इन्हें कर सकते हो। आपको बस ये देखना है कि जब दोनों का क्या बराबर है, वेतन बराबर है या उनकी सेविंग बराबर है या उनका खर्चा बराबर है, जिस दिन आप ये बातें सोचना सीख जाओगे, यकीन मानिए कि आपको क्वेश्चन में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, नोट हो गया होगा, आगे बढ़ लेता हूँ। इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन है और ये सारे टाइप के क्वेश्चन में आपको अपनी जो क्लास मैंने आपको और वीडियो दे रखी है उनमें करा चुका हूं, तो ऐसा नहीं है कुछ के कुछ भी अनजान है। अब देखो ALP 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 84% 105 है तो वो संख्या क्या है। भाई आपसे पूछ रहा है कि 84% की वैल्यू 105 दे रखी है, तो वो संख्या क्या है, 100% होगी। तो 100% क्या होता है, 105। 1% के लिए जो वैल्यू दे रखी है उतने से डिवाइड करो और जो पूछ रहा है उससे गुणा कर दो, तो आसानी से आप निकाल पाओगे कि 21 चौके 84, 21 पंजे 105। ठीक है ना, तो 4 से कितनी बार चला जाएगा, 25, 25 पंजे 125,
वो संख्या कितनी हो जाएगी 125। ख़त्म कहानी, सी करेक्ट है। ये ALP में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसा करा रहा हूँ कि जो पेपर में नहीं आया, मैंने बहुत कुछ तो ऐसा कराया है जो CGL में आते थे लेकिन उनकी ग्रुप डी में या NTPC में आने की संभावना है, वो मैंने सब करा चुका हूँ, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 18% ऑफ 60 इज 54% ऑफ x, यानी ये कहना चाह रहा है कि 18, इसका 18% बराबर ये, तो 18% का मतलब हो गया 18/100 गुणा 60। इसका मतलब कह रहा है कि इक्वल है 54% ऑफ x के। x मैंने अपनी तरफ से मान लिया है, वो ये पूछना चाह रहा है कि 60 का 18% 54 के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, यानी किस संख्या के 54% के बराबर होगा। बस इतनी छोटी सी वैल्यू है। अब आप इसको जब डिवाइड करोगे 100 से, तो x 100 से 100 कट गया, 18 तिया 54, 3 से ये आ जाएगा 20 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20, यानी 60 का 18% और 20 का 54% आपस में बराबर होगा। ये था आपका ALP 2017 का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक अगर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं भाई। अगर देखो वीडियो आपको अच्छी लग रही है, लग रहा है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा चल रहा है, तो लाइक ठोक दिया करो, ठीक है ना। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, NTPC 2016 में आया हुआ है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 में से 8 अंक अर्जित करता है, विद्यार्थी के अंक प्रतिशत बताओ। बहुत अच्छी बात है, 32% आ जाएगा। 8 अंक मिले हैं 25 में से। भाई जब आपको 8 आउट ऑफ 25, जो आउट ऑफ वाली वैल्यू होती है वो नीचे आती है, इंटू 100% आप करोगे तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया, 25 चौके 100, 32 आ गया। यानी ये उस टाइम का लेवल था, बट मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कराने का प्रयास किया है, क्योंकि समय बढ़ने के साथ साथ लेवल बढ़ जाता है, ठीक है ना। चलिए भाई, नोट हो गया होगा। अगर वो कह रहा है किसी संख्या के 15% को, यानी a के 15% को b के 30% में जोड़ा जाता है, 30% ऑफ b, यानी दूसरी संख्या के 30% में, तो b के 30% में जोड़ा जाता है, तो वो दोनों के सम का 24% प्राप्त होता है। तो a प्लस b का 24% आपको प्राप्त होगा, तो 24%, ठीक है। अच्छा, छोटी संख्या की तुलना में बड़ी संख्या 4 अधिक है, तो संख्याएं क्या हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है। अब आप इसको देखोगे कि तो परसेंटेज सभी में कॉमन है, हटा दो, ठीक है। तो 15a प्लस के 30b बराबर 24a प्लस के 24b। अब अगर a को आप इधर ले जाओगे, ठीक है ना, तो a घट जाएगा, तो 9a बराबर ये इधर आके घट जाएगा 6b, तो a बटे b जो आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। यानी अगर छोटी संख्या 2 है तो बड़ी 3 है, और क्वेश्चन कह रहा है कि इनके बीच का अंतर 4 है, तो आप यही, मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि रेशियो पे ही काम करना शुरू कर दो। अगर ये 2 है और ये 3 है तो इनका अंतर 1 आ गया, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतर 4 है, ठीक है ना। छोटी संख्या बड़ी से 4 छोटी है, तो अब आपको पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो छोटी संख्या 2 थी तो 4 से गुणा कर दो 8 आ जाएगी। बड़ी संख्या b 3 थी, उसमें 4 से गुणा कर दोगे तो 12 आ जाएगा। यही आपके आंसर थे, 8 और 12, ठीक है। चलो नोट कर लो इसे। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया होगा, हटा देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि सुनीता अपने प्रेमी से 75/4% अधिक अंक लाती है तो अनुमानित प्रतिशत उसकी प्रेमी सुनीता से कितने प्रतिशत लाता है। अच्छा, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि सुनीता के जो अंक हैं उसके प्रेमी से 75
75% अधिक हैं। ठीक है, तो पहले तो 75/4 को ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। प्रतिशत को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 75/4 और इंटू डिवाइड बाई 100 परसेंटेज का साइन के लिए, तो 3 और 25 चौके 7, तो 3/16। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सुनीता अपने प्रेमी से इतने प्रतिशत अधिक लाती है, यानी किससे कंपैरिजन कर रहा है वो अपने प्रेमी से, तो उसके प्रेमी का बेस वैल्यू होगी, यानी अगर प्रेमी के अंक 16 हैं तो उसके कितने होंगे 19। अब वो ये पूछ रहा है कि उसके प्रेमी के सुनीता से कितने प्रतिशत कम अंक हैं, वो ये पूछ रहा है। तो उसके 3 अंक कम हैं, 19 से भाग कर दो, क्योंकि किससे कंपैरिजन हो रहा है अब इस बार, ये सुनीता से हो गया और ये उसका प्रेमी हो गया। ठीक है, और इंटू 100%। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कि 300 को आप 19 से भाग करोगे तो 19 एकम 19 और 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, ठीक है ना, 15। तो जब आप देखोगे तो उसके अंक इधर लिख देता हूँ, 15/19 प्रतिशत कम होंगे, लेकिन वो राउंड ऑफ करवा रहा है वैल्यू को, तो ये 16 के निकट है। मैं आपको पिछली बार भी बता चुका था कि अगर 19 है या 9.5 तक होता तो बिल्कुल मिडल होता, और 9 होता तो मैं फिर 15 लेता, और अगर 10 होता तो फिर मैं एक वैल्यू को बढ़ा देता। तो मैं कितना हो जाएगा, ये 16% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हुई ये बात यहाँ तक? तो 16% उसकी कम थी, उसके प्रेमी की। बात क्लियर हुई यहाँ तक? तो ये जो फ्रैक्शन वाला चक्कर है, तो आप घबराएं नहीं, अगर सीधे सीधे नहीं देता तो उसे कन्वर्ट कर लें, और नीचे वाली वैल्यू बेस वैल्यू होती है, और ये वहाँ यूज होती है जहाँ ऑफ और से जैसे शब्द आते हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हटा दूं इसे, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, यानी देखो ये होता है इनकम, यानी आय बराबर एक्सपेंडिचर प्लस के सेविंग। ठीक है, अब इनकम क्या होगी, बेस वैल्यू होगी, क्योंकि सब कुछ खर्चा और सेविंग आपकी इनकम पर डिपेंड है। तो ये मान ली मैंने पहले 100 रुपये थी। ठीक है, अपनी आय का 60% खर्च कर देता था, तो खर्चा 60 हो गया, ये आय हो गई, ये खर्च हो गया, और इस पे से जो बचेगा वो बचत हो जाएगी। तो 40 रुपये बचा रही थी। ठीक है, उसकी आय 10% बढ़ जाती है, तो भाई 110 उसकी नई आय हो गई। अच्छा, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, सॉरी, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसका खर्च 10% बढ़ जाता है। तो भाई सिंपल सी बात यह है, इसका आप 10% बढ़ाओगे तो कितना हो गया, अरे 60 का 10% कितना हो जाएगा, 6 रुपये और बढ़ जाएगा, यानी 66 रुपये उसका अब खर्चा हो जाएगा। तो उसकी बचत कितनी हो गई, तो 54 रुपये बचत कर रही है, कितने पे, तो 14 उसकी बचत बढ़ी 40 पे, गुणा 100 से गुणा कर दो, तो 0 से 0, 2 से ये 2 बार और 2 से ये 7 बार, 2 से ये 5 बार, 35% उसकी जो बचत है 35% बढ़ी। कितना आसान क्वेश्चन था। आपको पहले आय लिखनी थी, उसका खर्चा और बचा हुआ उसकी बचत हो गई। अब वो ये कह रहा है कि उसकी आय 20% बढ़ गई है, तो उसका खर्चा भी 10% बढ़ गया है। खर्चा पहले 60 रुपये का था, तो 10% बढ़ के कितना और बढ़ गया, 10 रुपये बढ़ गया, 6 रुपये बढ़ गया, तो 66 हो गया। अब उसकी बचत कितनी हो गई भाई, 120 में से 66 घटा तो 54 आ गया। तो 14 रुपये बच रहे हैं फालतू,
यानी अब अधिक बचा रहा है पहले की तुलना में, वो 14 रुपये। कितने पर? 40 पर। इंटू 100% कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 35%। चलिए ठीक है, यहाँ तक नोट हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है वीर स्पेंड 15% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट एंड 60% ऑफ रेस्ट ऑन हाउस होल्ड। देखो वो अपनी कुल आमदनी का 15%, अगर मैंने माना कि उसकी वीर की आमदनी टोटल इनकम x रुपए थी, तो वो 15% हाउस रेंट पे दे देता है। इसका मतलब उसकी कितनी आय बची? 85%। अब इस बचे का भी देखो लगा हुआ है रेस्ट वर्ड, रेस्ट ऑन हाउस होल्ड, यानी इस बचे हुए का भी 60% वो घर सामग्री पर खर्च कर देता है। तो कितना बचा? उसका 40% बचेगा। इसका भी 40% बचेगा। और ये वैल्यू जब आप कंपैरिजन करोगे तो बचत उसकी बचत के बराबर है जो 2210 के है। ठीक है, आप जो भी कुछ श्रद्धानुसार कैंसिल करना चाहो तो 0 से, तो देखो ये 0 कैंसिल हो गई, 17 से 5 बार चला जाएगा और 17 से 13 बार चला जाएगा। ठीक है ना। और 5 से ये कितनी बार चला जाएगा? 20 बार। और 4 से ये चला जाएगा 5 बार। x इक्वल टू आ जाएगा 13 पंजे 65 और 00। तो उसकी जो मंथली इनकम थी वो 6500 रुपये थी। ठीक है, आसान है क्वेश्चन। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा दूसरे तरीके से सोच के आपको बताता हूँ। ये तो इसका आंसर है, हटा दूँ इसे। ठीक है, देखो वो क्या कहना चाह रहा है, अगर क्वेश्चन वो यही कहता कि वीर अपनी आय का 15% रेंट पर, लिख देता हूँ वीर, अच्छा ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, चलो मैं हिंदी में लिख देता हूँ अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आप ध्यान से समझना, ये अलग क्वेश्चन है। वीर अपनी आय का, देखो इस क्वेश्चन को देखो, वीर अपनी आय का 15% किराए पर तथा 60% राशन पर खर्च कर देता है और वह 5000 रुपये बचाता है, तो उसकी आय क्या है? अब ये क्वेश्चन लगभग पहले जैसा ही है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि वीर अपनी आय का 15% किराए पर तथा शेष का, यहां वो शेष वर्ड नहीं लिखा हुआ है, शेष का 60% राशन पर खर्च करता है। यहां वो सीधे सीधे बोल रहा है 15% किराए पर तथा 60% राशन पर खर्च करता है। किसका खर्च करता है? अपने टोटल आमदनी का। शेष की जब बात नहीं होती तो 60 और 15 75% वो खर्च कर चुका है। एक्स का 75% खर्च कर चुका है, तो 25% बचेगा और ये 25% 5000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो x का 1/4 5000 के बराबर है और x की जो वैल्यू आ जाएगी फिर 20000 आ जाएगी। ठीक है, तो उसकी आय अब 20000 होगी। लेकिन ध्यान रखना कि मैंने ये वाली वैल्यू भी यहाँ चेंज कर दी है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन आपकी में? चलिए आगे बढ़ लेते हैं भाई, हटा दूं इसे। ध्यान रखना कि मैंने इसमें शेष जैसा शब्द नहीं लगाया है कि शेष का 60%। अगर मैं शेष लगाता तो फिर वो जो बची हुई वैल्यू अपने आप में 100% हो जाती, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हुई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 12.5% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है, शेष आय का 30% घर किराए के लिए खर्च करता है। यदि अब उसकी बचत 2940 रुपये है, तब व्यक्ति की आय ज्ञात करो। तो भाई बड़ा आसान है कि माना कि उसकी आय x रुपये है, 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी 8 रुपये अगर उसकी इनकम है तो एक खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत कितनी होगी? बचत होगी 7/8। 1 में से 1/8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7/8 उसकी बचत हो गई अब तक। तो x का 7/8 रुपया बचा। अब वो कह रहा है इसका भी देखो शेष आय का, अभी जो मैंने क्वेश्चन लिख के बताया था
उसमें शेष जैसा शब्द नहीं था, तब मैंने जोड़ दिया। अगर यहाँ भी शेष जैसा शब्द नहीं होता तो 12 और 32 42 42.5% आ जाता एक साथ, x का 42.5% खर्च हो जाता। लेकिन उसने शेष शब्द का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब अब ये वैल्यू अपने आप में 100% हो गई और इसका 30% खर्च कर रहा है, इसका मतलब 70% बचा रहा है। और ये बचत 2940 रुपये के बराबर है। बस कैलकुलेट कर लीजिए आप इसे, 0 से 0 कैंसिल, 7 से आप भाग करोगे, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 7 से करोगे तो 60 बार, ठीक है। तो आइए अब आपको बस x की वैल्यू निकालनी है। 60 गुणा 8 गुणा 10, 8 सिक्के 48, तो उसकी जो आमदनी थी वो 4800 रुपये थी। ये इतना सा था क्वेश्चन। चलो भाई आगे बढ़ देते हैं। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 50% खर्च कर देता है, उसकी आय 30% बढ़ जाती है, उसके खर्च भी 20% बढ़ जाते हैं, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी। उसकी आमदनी की, एक व्यक्ति की आय पहले 100 रुपये थी, 50 खर्च कर रहा था, 50 बचा रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस के सेविंग, यानी आय इक्वल टू खर्च प्लस के बचत। तो ये आय हो गई, ये खर्चा हो गया और ये उसकी बचत हो गई। अब उसकी आय 30% बढ़ गई। 100 पर कोई भी वैल्यू अपने आप में प्रतिशत कहलाती है, ठीक है। उसका खर्चा 20% बढ़ गया, इसका 20% निकालोगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। और भी दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे अभी इसके लिए। तो भाई 130 में से 60 तो 70 बच गया, तो 20 बचा रहा है 50 पे, तो उसकी जो सेविंग है वो 40% बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा और एक और तरीका देखो, इस तरीके से और भी क्या कर सकते हो। ये हटा दूं मैं, नोट हो गया, ठीक है। देखो ये तो मैंने नई आय मान ली। आप ये मानो कि उसकी बढ़ी आय कितनी, 30 रुपये बढ़ गई, खर्चा 20% बढ़ रहा है, यानी 10 रुपये खर्चे में बढ़ गए। तो अब आप एक बात बताओ, आय 30 रुपये बढ़ी, खर्चा 10 रुपये बढ़ा, तो उसकी बचत कितनी बढ़ गई होगी, 20 रुपये। और 20 रुपये कितने पे बढ़ रहा है, 50 पे, इंटू 100%। तो आप कह सकते हो सीधे सीधे 40%। बताओ इसमें किसी को कोई दो राय है, नहीं ना। चलिए तो देखो ये परसेंटेज की सीरीज़ मैंने अभी फ़िलहाल ख़त्म कर दी है, क्योंकि मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस कवर करा चुका हूं। अब देखो मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन को, जो कि x का 50% बराबर, ये ऐसे ही 50 क्वेश्चन करवाता रहूं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम किल होगा। मेरा एक ही टारगेट है कि आप कम समय में ज़्यादा आउटपुट दे पाएँ। उसके लिए मैंने जितना आपको कराया है आई थिंक सफिशिएंट है। 7-8 लेक्चर मैं करा चुका हूँ, लगभग 8 लेक्चर का आप मतलब समझेंगे तो मोटे मोटे तौर पे 6 से 7 घंटे करा चुका हूँ परसेंटेज को, और इतना सफिशिएंट होता है। 6 घंटे की परसेंटेज सफिशिएंट होती है एनटीपीसी के लिए विद प्रैक्टिस। इन्हीं को आप 2 बार देख लेना, मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपका परसेंटेज का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा एनटीपीसी में। हाँ, अगर आप बात करो कि ये सीजीएल लेवल तक भाई नहीं है, ये सीजीएल लेवल के क्वेश्चन नहीं है, तो अगर आपको अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे सीजीएल वाले बैच का वेट करना होगा। आप चाहो तो मेरी सीजीएल के लिए जो मैंने कराए थे मेंस के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के, आप वो देख सकते हो। ऐसे ही मैं और सभी के कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं एक नए सेशन नए चैप्टर के साथ में, ठीक है, गुड बाय।